आज का अपना टॉपिक है बेटा, जो पहला पार्ट अपन ने देखा था उसी पार्ट का अपन अगला वो देख रहे हैं, दैट इज एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। तो जब भी अपन एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की बात करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले ये बात करेंगे कि यार ये इसको दिया किसने था। तो सबसे पहले इसको प्रपोज करने वाला था WT एस्टबरी। WT एस्टबरी ने क्या किया था, एक्सरे जो था उसको DNA के ऊपर डाला था और DNA का स्ट्रक्चर जो है वो उन्होंने ऑब्जर्व किया था। तो इन्होंने ये बताया था कि एक DNA जो है वो पॉली न्यूक्लियोटाइड्स है, मतलब इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो अरेंज हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या इंडिकेट किया था, एस्टबरी ने इंडिकेट किया था कि DNA इज़ ए पॉली न्यूक्लियोटाइड। DNA इज़ ए पॉली न्यूक्लियोटाइड, है ना, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स का बना है, जहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस होता है। वेयर सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पे अपन बात करेंगे वेयर सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड्स occurs at a interval of 3.4 एमस्ट्रॉन्ग, जहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से 3.4 एमस्ट्रॉन्ग के डिस्टेंस पर होगा। आप बेटा इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, जो इमेज मैंने यहाँ पर पेस्ट की है, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये एक नाइट्रोजनस बेस, ये दूसरा नाइट्रोजनस बेस, इन दोनों नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है, 3.4 एमस्ट्रॉन्ग का है बेटा। कितना है, 3.4 एमस्ट्रॉन्ग का डिस्टेंस है। तो अगर मैं DNA के अंदर देखूं तो DNA के जो इस ये डायग्राम आप देख रहे हैं बेटा, इस डायग्राम के अंदर जो मेन चीज़ है, जैसे ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ठीक है, ये सेम इस पार्ट यहाँ ऊपर होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं, डायमीटर। तो DNA का जो डायमीटर होता है वो 20 एमस्ट्रॉन्ग का होता है। कितना होता है बेटा, 20 एमस्ट्रॉन्ग का होता है। उसको अपन अभी देखेंगे। अभी जो इन्होंने बताया था एस्टबरी ने, उन्होंने एक चीज़ तो ये बता दिया क्या, जो DNA ये पॉली न्यूक्लियोटाइड है, जहाँ पे जो सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड है वो एक दूसरे से 3.4 एमस्ट्रॉन्ग के डिस्टेंस पर लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब जो फ्रैंकलिन नाम का साइंटिस्ट था, ये बात तो भाई किसने बताई अपने को, एस्टबरी ने। फ्रैंकलिन ने क्या बोला, फ्रैंकलिन ने बोला कि DNA वो हेलिकल है, ठीक है। फ्रैंकलिन ऑब्जर्व DNA टू बी हेलिक्स। फ्रैंकलिन ने ये ऑब्जर्व किया कि जो DNA का स्ट्रक्चर है वो हेलिकल है। कैसा है बेटा, वो हेलिक्स है, एक हेलिकल स्ट्रक्चर है। और इन्होंने DNA की एक पिक्चर बनाई, ठीक है, विल्किंस और फ्रैंकलिन ने ऑब्जर्व किया कि DNA हेलिक्स है। और फ्रैंकलिन के साथ में एक साइंटिस्ट और आता है, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन, ठीक है। इन्होंने दोनों ने DNA का एक्सरे निकाला, और इन्होंने जो अपना एक्सरे निकाला वो एक्सरे इन्होंने किसको दिया, वॉटसन एंड क्रिक को। किसको दिया, वॉटसन एंड क्रिक को, ठीक है। तो आप देखेंगे DNA का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने में DNA का जो मॉडल प्रपोज किया था वॉटसन एंड क्रिक, तो वॉटसन एंड क्रिक के साथ में अगर अपन बात करें कि वॉटसन एंड क्रिक को क्या मिला, नोबेल प्राइज़ मिला। क्या मिला, नोबेल प्राइज़। तो इन दोनों के साथ में विल्किंसन को भी नोबेल प्राइज़ मिला है, ठीक है। तो विल्किंसन, वॉटसन एंड क्रिक, इन तीनों को नोबेल प्राइज़ दिया गया DNA के स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। तो DNA का जो शुरुआत थी, सबसे पहले अगर अपन बात करें तो एस्टबरी ने अपने को ये बताया कि DNA एक पॉली न्यूक्लियोटाइड है, जिसमें एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो 3 एमस्ट्रॉन्ग की होती है, ठीक है। फिर उसका फ़ोटो
विल्किंसन और फ्रैंकलिन ने निकाला, वो निकाल के तुरंत किसको दिया, वॉटसन एंड क्रिक को दिया, और फिर वॉटसन एंड क्रिक ने उस डीएनए के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो अगर अपन डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर कुछ इसेंशियल पैरामीटर्स हैं जो अपने को मालूम होना चाहिए, जैसे डीएनए का डायमीटर कितना होता है, पिच ऑफ द हेलिक्स कितना होता है, लेंथ कितनी होती है पिच की, मेजर ग्रूव्स क्या होता है, माइनर ग्रूव्स क्या होता है, टोटल बेस पेयर कितने होते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं डीएनए की जो बेसिक अपने को मालूम होना चाहिए, जिन पे जनरली क्वेश्चन आता है। ठीक है, वो ये पूछता है क्या डीएनए डबल चेन है या सिंगल चेन है, तो डीएनए एक डुप्लेक्स मॉलिक्यूल है, डबल चेन है। ठीक है, तो सबसे पहला DNA is a duplex मॉलिक्यूल। DNA जो है वो एक डुप्लेक्स मॉलिक्यूल है। ठीक है, और किससे बना है ये बना हुआ है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। DNA जो है इट इज़ मेड अप ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। किससे बना हुआ है ये, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। ठीक है, फिर अगर अपन बात करेंगे कि जो डीएनए है उस डीएनए का डायमीटर कितना होता है, तो डायमीटर की जब भी अपन बात करेंगे तो वो होता है 20 एंगस्ट्रॉम। आया हुआ क्वेश्चन है, डायमीटर ऑफ डीएनए कितना है, 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एंगस्ट्रॉम की बात करते हैं तो कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 1 × 10⁻⁻10। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं डीएनए जो है वो बेसिकली उसका डायमीटर कितना हो गया बेटा, 20 एंगस्ट्रॉम हो गया। और कैसा है ये, कॉइल्ड है, तो इसके अंदर जो कॉइलिंग होती है ना वो राइट हैंडेड मैनर में होती है। कैसे होती है बेटा, राइट हैंडेड मैनर में, तो अपन उसको राइट हैंडेड डीएनए भी बोलते हैं। अगर वो लेफ्ट हैंडेड मैनर में होगी तो क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंडेड डीएनए। ठीक है, तो जो डीएनए डुप्लेक्स है वो बेसिकली कैसा होता है, राइट हैंडेड होता है। अब जब इसके अंदर कॉइलिंग होगी, भाई डीएनए डुप्लेक्स जो कॉइल है, तो इसके अंदर अपने को 2 ग्रूव्स देखने को मिलेंगे। कितने ग्रूव्स देखने को मिलेंगे बेटे, अपने को 2 ग्रूव्स देखने को मिलेंगे। ये लिखा हुआ है मेजर ग्रूव्स, ये लिखा हुआ है माइनर ग्रूव्स। ठीक है, कितने ग्रूव्स हैं बेटा, 2 ग्रूव्स देखने को मिलेंगे, एक होगा मेजर ग्रूव्स और एक होगा माइनर ग्रूव्स। ठीक है, तो जो मेजर ग्रूव्स और माइनर ग्रूव्स की अगर अपन बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, मेजर ग्रूव्स और माइनर ग्रूव्स की जब अपन बात करेंगे बेटा, तो लेंथ जो है वो मेजर ग्रूव्स जो होगा उसकी अंदर 22 एंगस्ट्रॉम आएगी, माइनर की जो आएगी वो 12 एंगस्ट्रॉम आएगी। ये ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों ग्रूव्स जो हैं, इन दोनों ग्रूव्स को अगर अपन टोटल लेंथ को देखा जाए, ये टोटल जो लेंथ है दोनों ग्रूव्स की मिला के ये कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है बेटा, ये होती है 34 एंगस्ट्रॉम। ये 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इस 34 में से ये जो मेजर वाला है ये कितने का है, ये 22 एंगस्ट्रॉम का है, और माइनर वाला जो है बेटे ये 12 एंगस्ट्रॉम का है। तो टोटल लेंथ अगर मैं काउंट करूँगा तो टोटल लेंथ कितनी आ रही है, तो वो टोटल लेंथ आएगी बेटे कितनी, 34 एंगस्ट्रॉम। तो क्वेश्चन आता है कि पिच ऑफ द हेलिक्स, पिच ऑफ हेलिक्स कितना होता है, 34 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है, 34 एंगस्ट्रॉम। और इसके अंदर क्या मिलता है अपने को, इसके अंदर अपने को अल्टरनेट मेजर ग्रूव्स एंड माइनर ग्रूव्स मिलेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मेजर ग्रूव्स जो होगा बेटे वो 22 एंगस्ट्रॉम का होगा, और माइनर ग्रूव्स होगा वो 12 एंगस्ट्रॉम का होगा, और ये अल्टरनेट होंगे। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 34 एंगस्ट्रॉम। कितना हो जाएगा बेटे, 34 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो पिच ऑफ द हेलिक्स है, ये जो टोटल 34 एंगस्ट्रॉम अपन ने लिखा है, इस 34 एंगस्ट्रॉम के अंदर 10 डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड होते हैं। कितने होते हैं, 10 डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो दिस पिच ऑफ द हेलिक्स
कितने मिलेंगे 10 डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड कंटेन 10 डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। तो टोटल लेंथ कितनी है 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो 34 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय 10 तो कितना आ जाएगा बेटा 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो टोटल कितने हैं 10। तो एक डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड और दूसरे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड के बीच में टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटे 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो एडजेसेंट डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड की अगर अपन बात करेंगे तो उनके अंदर अपने को 3.4 एंगस्ट्रॉम जो है उसके अपने को क्या मिलेगी बेटा डिस्टेंस मिलेगी, ठीक है। अब इसके अलावा ये तो बात हुई डीएनए की, डायमीटर भी मालूम पड़ गया अपने को, पिच ऑफ द हेलिक्स भी मालूम पड़ गया, मेजर ग्रूव्स माइनर ग्रूव्स और कितनी डिस्टेंस उसके अंदर होती है। तो ये अपन ने सारा इसके अंदर लिखा हुआ है, मेजर ग्रूव्स जो है, माइनर ग्रूव्स है, ये पिच ऑफ द हेलिक्स है, टोटल बेस पेयर्स के अंदर कितने हैं, डायमीटर कितना है, ये डायमीटर जो होता है ये कितना है 20 एंगस्ट्रॉम का होता है, ठीक है। ये सारी बातें अपने को किससे मालूम पड़ी, ये सारी बातें जब विल्किंसन ने जो एक्सरे था वो अवेलेबल कराया किसको वाटसन एंड क्रिक को, तो वाटसन एंड क्रिक ने उस एक्सरे के ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर ये कुछ चीज़ें अपने को बताई, ठीक है। इतना समझ में आया बेटे। अब अगर हम देखते हैं कि जो डीएनए है, जैसे डीएनए की अगर अपन बात करते हैं तो डीएनए जो है बेसिकली जो क्रोमोसोम्स हैं भाई, डीएनए क्या है शॉर्ट सेगमेंट ऑफ, जैसे अपन बोलते हैं व्हाट इज जीन, ठीक है। जीन क्या होता है ए शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा, ठीक है। तो वैसे ही जो लेंथ है डीएनए की, वो लेंथ की अगर अपन को कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करना है तो वो अपने को क्रोमोसोम से आइडेंटिफाई होती है। तो लेंथ ऑफ डीएनए इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स क्रोमोसोम, ठीक है। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। लेंथ of DNA is characteristics of organisms and its क्रोमोसोम, ठीक है। ध्यान में रखना लेंथ ऑफ द डीएनए, डीएनए की जो लेंथ होगी वो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी किसी भी ऑर्गेनिजम्स की और उसके क्रोमोसोम्स की, क्योंकि भाई कितने नाइट्रोजनस बेस उसके अंदर है, कितने डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उसके हिसाब से उसकी लेंथ जो है वो आइडेंटिफाई होती है। तो ऐसा ही एक होता है बैक्टीरियोफेज, आया हुआ क्वेश्चन है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या होता है ए वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। तो बैक्टीरियोफेज 5X174 हैज़ 5386 न्यूक्लियोटाइड्स, आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखना। बैक्टीरियोफेज की अगर अपन बात करते हैं तो बैक्टीरियोफेज कौन सा 5X174 के अंदर 5386 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5386 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ऐसा ही होता है बैक्टीरियो लैम्डाफेज, अगर अपन बात करें किसकी लैम्डाफेज, लैम्डाफेज के अंदर कितना होता है 48502 बेस पेयर। वैसे अगर अपन ई कोलाई की बात करते हैं, ई कोलाई को क्या बोलते हैं इशर्चिया कोली, है ना, भाई बैक्टीरिया हो गया। तो ई कोलाई के अंदर अगर अपन देखेंगे कि डीएनए के अंदर कितने बेस पेयर हैं, तो ई कोलाई डीएनए हैज़ 4.6 × 10⁶ बेस पेयर, ठीक है, समझ में आया। और अगर अपन ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन के अंदर 23 क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं जीनोम, ए सिंगल जीनोम। वैसे हमारे अंदर क्रोमोसोम कितने होते हैं 46, लेकिन कितने होते हैं 23 पेयर। तो जो 23 होगा उसको अपन क्या बोलेंगे जीनोम। तो ये सिंगल जीनोम
ए सिंगल जीनोम कंसिस्ट ऑफ 23 क्रोमोसोम, और इस 23 क्रोमोसोम की बात करेंगे पजेस 3.165 इंटू 10⁹ बेस पेयर। ठीक है, ह्यूमन के अंदर अपन बात करेंगे। समझ में आया? अब ये सारी चीज़ें तो कौन सी हो गई बेटा? ये वो सारी चीज़ें हो गई जो अपने को ये बताती है कि इसके अंदर कितने लेंथ है, कितना बेस पेयर है। ये सारी चीज़ें अपने को यहाँ से आइडेंटिफाई हो गई। मेजर ग्रुप्स क्या होता है, माइनर ग्रुप्स क्या होता है। अब अगर अपन डीएनए के अंदर देखें तो डीएनए के अंदर अपने को, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, है ना। तो 4 टाइप के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड डीएनए के अंदर देखने को मिलते हैं। तो अपन यहाँ पे ध्यान रखेंगे, देयर आर 4 टाइप ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड इन डीएनए। डीएनए के अंदर 4 टाइप के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। इसके अलावा क्या मिलेगा अपने को? डीऑक्सी साइटोसिन मोनोफॉस्फेट और डीऑक्सी थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट। तो अपने को यहाँ से बेटा 4 टाइप के क्या मिलेंगे? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड मिलेंगे। डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटोसिन मोनोफॉस्फेट एंड डीऑक्सी थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट। क्या बोलते हैं इसको? डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, यहाँ पे डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटोसिन मोनोफॉस्फेट और डीऑक्सी थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, तो अगर अपन यहाँ देखेंगे तो अपने को यहाँ पे 4 टाइप के क्या मिलेंगे? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। कितने टाइप के मिलेंगे बेटा? 4 टाइप के अपने को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड देखने को मिलेंगे। अब अगर अपन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड को देखें, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, तो ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड बेसिकली बेटा 3 चीज़ों से बना हुआ है। कितनी चीज़ों से बना हुआ है? ये 3 चीज़ों से बना हुआ है। इसके अंदर एक तो होता है N2 बेस, दैट इज़ नाइट्रोजनस बेस। एक होता है पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर, और एक होता है बेटा इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप। क्या होता है इसके अंदर? फॉस्फेट ग्रुप। तो जो नाइट्रोजनस बेस हैं, ये नाइट्रोजनस बेस 2 टाइप के होते हैं। मैंने पहले भी बताया बेटा आपको, ये होता है प्यूरिन और होता है पायरिमिडिन। ये नाइट्रोजनस बेस 2 टाइप के होते हैं, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन। इसमें से जो प्यूरिन्स होता है ये 9 मेंबर की रिंग होती है, 9 मेंबर रिंग। वाइल पायरिमिडिन की बात करेंगे तो पायरिमिडिन 6 मेंबर रिंग होती है। ठीक है, कितनी होती है? 6 मेंबर की रिंग होती है। और यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो 9 मेंबर की रिंग अपने को देखने को मिलेगी। ठीक है, 6 मेंबर की और 9 मेंबर की रिंग अपने को देखने को मिलेगी। किसके अंदर बेटा? 6 मेंबर की अगर देखेंगे तो पायरिमिडिन के अंदर देखने को मिलेगी, और प्यूरिन के अंदर अगर अपन देखेंगे तो 9 मेंबर की रिंग अपने को देखने को मिलेगी। पायरिमिडिन में कौन आता है? फिर से मैं रिकॉल करा देता हूँ। पायरिमिडिन के अंदर आएगा साइटोसिन और थाइमिन। ठीक है, अगर अपन बात करेंगे कौन आएगा इसके अंदर? साइटोसिन और थायामिन। ठीक है, प्यूरिन्स के अंदर कौन आएगा? एडेनिन और ग्वानिन। कौन आएगा बेटा इसके अंदर? एडेनिन और ग्वानिन।
ठीक है, इतना समझ में आया। अब इससे आगे अगर अपन जाके देखें तो यार जो डीएनए है, डीएनए के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, क्या डीएनए की जो बैकबोन है वो बैकबोन किससे बनी है? तो डीएनए के कंपोनेंट कितने हैं? 3, नाइट्रोजनस बेस है, शुगर है, फॉस्फेट ग्रुप है। तो इसमें से शुगर और फॉस्फेट जो है, शुगर एंड फॉस्फेट, ये बेसिकली क्या करेगा? बैकबोन बनाने का काम करेगा। ठीक है, तो बैकबोन की अगर अपन बात करते हैं तो बैकबोन किससे बनी है? फॉस्फेट शुगर रेसिड्यू। ठीक है, तो अपन यहाँ पे अगर अपन देखें तो आया वो क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बैकबोन ऑफ शुगर, बैकबोन ऑफ DNA, not sugar. DNA is formed of alternate phosphate, sugar, phosphate, sugar रेसिड्यू। ठीक है, इतना समझ में आया। और अगर अपन नाइट्रोजन की बात करते हैं, भाई ये तो अपन ने डीएनए के 3 कंपोनेंट है, उसमें 2 कंपोनेंट हो गए, कौन? फॉस्फेट और शुगर, जो क्या बना रहे हैं? इसकी बैकबोन जो है वो अल्टरनेट फॉस्फेट शुगर से बनी हुई है। फिर क्वेश्चन आता है कि नाइट्रोजन जो है वो किस एंगल पे प्रोजेक्टेड होगा इस बैकबोन के? तो नाइट्रोजन बेस जो होगा वो राइट एंगल होगा इस बैकबोन के। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। N2 bases are project at right angle to this backbone। ठीक है, from the शुगर रेसिड्यू 90 डिग्री के एंगल पे होगा। ठीक है, समझ में आया। डीएनए की कितनी स्टैंड है? 2 स्टैंड है। तो नाइट्रोजनस बेस की अगर अपन बात करेंगे, 2 स्टैंड के अंदर नाइट्रोजनस बेस होंगे तो वो एक दूसरे के अपोजिट लाई करेंगे, और 2 नाइट्रोजनस बेस के बीच में अगर अपन देखें तो वहाँ पे अपने को हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो डीएनए बेसिकली क्या है बेटा? डबल स्टैंड है, और दोनों स्टैंड के जो नाइट्रोजनस बेस है वो एक दूसरे से क्या होंगे बेटा? जुड़े हुए रहेंगे, क्योंकि 90 डिग्री के एंगल से वो क्या होंगे? एक दूसरे की तरफ प्रोजेक्टेड होंगे। तो प्रोजेक्टेड होंगे तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगी वो कौन सी होगी? हाइड्रोजन बॉन्ड होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि एक नाइट्रोजनस बेस दूसरे नाइट्रोजनस बेस से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है। ठीक है, तो इसमें अपन ये लिख सकते हैं कि डीएनए कंसिस्ट ऑफ 2 स्टैंड। ठीक है, और दोनों स्टैंड के अंदर क्या मिलेंगे अपने को? शुगर मिलेगा, फॉस्फेट मिलेगा, नाइट्रोजनस बेस मिलेगा। तो जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो नाइट्रोजनस बेस जो होगा वो क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस देयर आर 2 स्टैंड्स ऑफ डीएनए। ठीक है, तो द नाइट्रोजनस बेस ऑफ 2 स्टैंड, सो द नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ 2 स्टैंड्स come to lie opposite to each other and develop a हाइड्रोजन बॉन्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कौन सी बॉन्ड डेवलप कर लेते हैं बेटा? वो हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप कर लेते हैं। तो एक नाइट्रोजनस बेस, जैसे यहाँ पे अगर मैंने लिखा ये N2 बेस और ये दूसरा N2 बेस, जैसे अपने को मालूम है एडेनिन के साथ में थाइमिन और ग्वानिन के साथ में साइटोसिन। तो एक नाइट्रोजनस बेस और दूसरे नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो बॉन्ड बनेगी
वो क्या होगी बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एक नाइट्रोजन और दूसरे नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनेगी वो कौन सी बनेगी बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगी। ठीक है, अब अगर अपन देखें कि ये नाइट्रोजन जो है वो बैकबोन कौन है, शुगर और फॉस्फेट, तो उसके साथ भी जुड़ा हुआ होगा। किसके साथ में जुड़ा होगा, ये शुगर और फॉस्फेट के साथ में जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, तो मैं एक डायग्राम बना के आपको दिखा रहा हूँ, डायग्राम को देखिए ध्यान से। देखिए यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं बेटा, तो नाइट्रोजनस बेस की अगर अपन बात करते हैं तो नाइट्रोजनस बेस कौन है, एडेनिन। नाइट्रोजनस बेस कौन है बेटा, एडेनिन। यहाँ पे क्या है, थाइमिन। ठीक है, तो एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ऐसे नाइट्रोजनस बेस क्या होंगे बेटा, अटैच्ड होंगे। ठीक है, तो इसमें जो मेन क्वेश्चन है कि नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, शुगर के कौन से कार्बन के साथ में जुड़ता है और कौन सी बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो नाइट्रोजनस बेस जो है, ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि नाइट्रोजनस बेस शुगर के कौन से कार्बन से जुड़ेगा। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस शुगर के कौन से कार्बन से जुड़ेगा और कौन सी बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना, कौन से कार्बन से जुड़ेगा और कौन सी बॉन्ड बनाएगा। तो नाइट्रोजनस बेस जो भी शुगर है, चाहे वो राइबोस शुगर है या डीऑक्सीराइबोस शुगर है, तो नाइट्रोजनस बेस डीएनए के अंदर फर्स्ट कार्बन जो होगा शुगर का उसके साथ अटैच रहेगा और वहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाएगा। ये नाइट्रोजनस बेस ये यहाँ पे अटैच्ड है बेटा, तो ये कौन सा कार्बन हो गया, फर्स्ट कार्बन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, N2 बेस attached to first carbon of sugar by ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, किसके द्वारा जुड़ा होगा, ग्लाइको कार्बन, नाइट्रोजन कार्बन, दिस इज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है बेटा, ये किससे जुड़ा रहेगा। अब इसमें एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अगर N2 बेस पायरिमिडिन है, ठीक है, अगर N2 बेस, अपन ने क्या बोला, N2 बेस अटैच टू द फर्स्ट कार्बन, लेकिन अगर N2 बेस पायरिमिडिन है तो उसका नाइट्रोजन का फर्स्ट नाइट्रोजन और प्यूरिन्स का 9th नाइट्रोजन। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखिएगा, इफ N2 बेस इज पायरिमिडिन, अगर N2 बेस क्या है, पायरिमिडिन, देन देयर फर्स्ट नाइट्रोजन, तो उसका अपन क्या लेंगे, फर्स्ट नाइट्रोजन। ठीक है, और इफ प्यूरिन, तो वहाँ पे क्या लेंगे अपन,
9th नाइट्रोजन। ठीक है, अगर N2 बेस पायरिमिडिन है तो उसमें फर्स्ट नाइट्रोजन आएगा, और अगर प्यूरिन से तो वहाँ पे 9th नाइट्रोजन के साथ में क्या होगा बेटा, वो अटैच्ड होगा। समझ में आया? इतना समझ में आया? अब अगर अपन देखें तो जो डीऑक्सी राइबोस फॉस्फेट है, कौन है, डीऑक्सी राइबोस फॉस्फेट, वो भी जुड़ा रहेगा। भाई फॉस्फेट भी तो इसके साथ में जुड़ा हुआ है। ठीक है, फॉस्फेट भी इसके साथ में अटैच्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नाउ डीऑक्सी राइबोस फॉस्फेट रेडिकल अटैच्ड विथ, किसके साथ में अटैच रहेगा, फिफ्थ कार्बन एटम अटैच्ड विथ फिफ्थ, या अपन उसको बोल सकते हैं 5' कार्बन एटम के साथ में। किसके साथ में होगा, 5' कार्बन, मतलब डीऑक्सी राइबोस फॉस्फेट। ठीक है, तो डीऑक्सी राइबोस जो फॉस्फेट रेडिकल है, भाई ये शुगर है, ये जो आप देख रहे हैं बेटे ये क्या है, ये अगर आप जो देख रहे हैं तो इसमें अगर देखेंगे तो ये शुगर है, दिस इज शुगर। ठीक है, शुगर के अंदर ये फॉस्फेट ग्रुप है, ये इसका कार्बन है, कार्बन, तो ये इसके साथ में अटैच्ड होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा अपन ने, नाउ डीऑक्सी राइबोस, जो डीऑक्सी राइबोस होगा किसके साथ, डीऑक्सी राइबोस फॉस्फेट रेडिकल से जुड़ा रहता है। डीऑक्सी राइबोस जो होगा, डीऑक्सी राइबोस फॉस्फेट रेडिकल से अटैच्ड होगा, कौन से कार्बन से, 5' कार्बन से। ठीक है, तो डीऑक्सी राइबोस फॉस्फेट रेडिकल से अटैच्ड होगा। दिस इज फॉस्फेट रेडिकल, ये जो देख रहे हैं आप ये फॉस्फेट रेडिकल है। इस फॉस्फेट रेडिकल के साथ में डीऑक्सी राइबोस जो है बेटा ये अटैच्ड है, तो ये कौन से कार्बन से अटैच्ड होगा, 5th कार्बन से अटैच्ड होगा। कौन सा कार्बन से अटैच्ड होगा, ये 5th कार्बन से अटैच्ड होगा। और अगर फॉस्फेट रेडिकल शुगर के साथ में जुड़ रहा है, ठीक है, अब ये तो क्या हो गया कि जो शुगर है वो एक साइड फॉस्फेट रेडिकल से जुड़ रही है, ये शुगर इधर भी फॉस्फेट से जुड़ रही है बेटा, इधर भी फॉस्फेट से जुड़ रही है। शुगर को अगर आप देखेंगे तो ये शुगर यहाँ भी फॉस्फेट से जुड़ रही है, यहाँ भी फॉस्फेट से जुड़ रही है, मतलब एक शुगर इधर भी फॉस्फेट रेडिकल से जुड़ रही है, इधर भी फॉस्फेट रेडिकल से जुड़ रही है। तो एक साइड पे वो 3rd कार्बन से जुड़ी रहेगी और एक साइड पे वो 5th कार्बन से अटैच्ड होगी।